Hey guys, hi everyone, good morning, good afternoon, good evening, and I welcome you all to one shot marathon revision of one of the most important but a very small chapter, value of supply. एक ऐसा चैप्टर दोस्तों जो कि 1.5 hours के अंदर along with questions practice complete हो जाएगा. लेकिन गाइस अगर आप इसका पैटर्न देखें इस चैप्टर का तो एवरी 5 अटेम्प्ट्स में 3 से 4 बार आपको इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन मिलेगा और ये वाला बहुत बार, एक दो बार नहीं, बहुत बार फर्स्ट मैंडेटरी क्वेश्चन में भी देखा गया है. तो इस चैप्टर को तो छोड़ना ही नहीं है गाइस. प्रैक्टिकल चैप्टर है, एंटरटेनिंग चैप्टर है, तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा इन वैल्यू ऑफ सप्लाई. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस 90 मिनट्स ऑफ सेशन गाइस कि आपके पूरा सिलेबस है, सारे के सारे टॉपिक्स कवर्ड है इन रिलेशन टू सेक्शन 15, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई हमारा सेक्शन 15 में आता है. दूसरा फुल्ली अमेंडेड है, कोई भी अलग से अमेंडमेंट्स करने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चंस प्रैक्टिस है. हर एक प्रोविजन को पढ़ाने के बाद कुछ एग्जांपल लूंगा, कुछ स्टोरीज बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, एमसीक्यूज होंगे. तो उससे क्या होगा ना, उस प्रोविजन में आपको ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगेगा और जब फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर, देन यू विल बी एबल टू कॉन्कर द फियर ऑफ दिस चैप्टर गाइस. कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा, नॉट इवन अ सिंगल एड विल बी प्लेड गाइस. यस, हमारे को मेजर लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है, लेकिन अगर उस वजह से आप लोगों का फ्लो ना टूटे, आप लोगों का फोकस बना रहे, तो प्रॉब्ली तराजू में तोला तो मैंने देखा कि फोकस बना रहे आप लोगों का एंड यू कुड कंप्लीट द चैप्टर इन वन गो. दैट इज मच हायर देन द रेवेन्यू दैट वी विल जनरेट. तो मैंने इस वजह से अपनी टीम से बोलकर सारे वन शॉट मैराथन सीरीज में प्रमोशंस हटवा दिए, एडवर्टाइजमेंट हटवा दिए. लेकिन एक वादा आप लोगों से चाहिए होगा दैट यू विल हैव टू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स आफ्टर यू आर डन विद द चैप्टर. एंड ट्रस्ट मी, वंस यू आर डन विद द चैप्टर यू विल से कि हाँ राठी जी एक्चुअल में मजा आया. हमने नहीं सोचा था इतने कम टाइम में इतना कॉम्प्रिहेंसिवली हमारा रिविजन हो जाएगा अलॉन्ग विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस. So this is all I have to say about this chapter. Let's get going. Every minute is so important. All the best. वैल्यू ऑफ सप्लाई ये चैप्टर क्या बात करता है? ये कहता है भैया जो रेट ऑफ जीएसटी है वो 5% है, 18% है, 28%. दैट हैज टू बी डिवाइड ऑन अ वैल्यू, तभी हम अमाउंट में जीएसटी निकाल पाएंगे. तो आज हमें वो वैल्यू निकालनी सीखनी होगी. कहते हैं जीएसटी इज पेबल ऑन एड वैलोरम बेसिस, मतलब परसेंटेज बेसिस पर निकाली जाती है. दैट इज परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. It becomes important to know how to arrive at the value and on which tax is to be paid. It becomes important to know how to arrive at the value on which the tax is to be paid. Next, value of supply of goods or services. कहते हैं section 15(1), the value of supply of goods or services or both shall be the transaction value. क्या बोला है दोस्तों? कहते हैं the value of a supply of goods or services or both shall be the transaction value, which is the price actually paid or payable for the said supply of goods or services for, or both where the supplier and the recipient of the supply are not related. वो आपस में related नहीं होने चाहिए and the price is the sole consideration. तो section 15(1) ने कहा कि जो हम उस वैल्यू है जिस पर अपन जीएसटी की परसेंटेज लगाएंगे उसका नाम दिया गया है ट्रांजैक्शन वैल्यू. लेकिन ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी कंसिडर्ड टू बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई व्हेन टू कंडीशंस आर सैटिस्फाइड. पहला, that the supplier and the recipient should not be related, because if they are related there is a good chance that the price can be influenced. And दूसरा, price is the sole consideration, मतलब इन काइंड नहीं होना चाहिए. मैंने आप लोगों को कोचिंग सर्विसेज दी, उसके बदले में आप लोग मेरे को पैसा ही दे रहे हैं. अगर मैंने आपको कोचिंग सर्विसेज दी, उसके बदले में आप पैसा भी दे रहे हैं और काइंड में भी कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन दैट केस द अमाउंट जो आप मेरे को काइंड में प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वैल्यूएशन एज पर सेक्शन 15(1) नहीं होगी. तो कहते हैं अंडर जीएसटी लॉ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज is the transaction value, that is the price actually paid or payable if both the conditions are satisfied. दो conditions हैं, दोनों की दोनों conditions satisfied होनी चाहिए. पहला, the supplier and the recipient are not related, supplier और recipient related नहीं है, and price is the sole consideration. price sole consideration है. हाँ जी guys, अब इधर देखिएगा, कहते हैं where the supplier and the recipient are related or where price isn't the sole consideration, तो वो वाला दोस्तों वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से निकाला जाएगा एंड वैल्यूएशन रूल्स विल बी डिस्कस्ड एट द फाइनल लेवल. तो सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या सीखी दोस्तों अभी के सेशन में इन द फर्स्ट 5 मिनट्स,
कि भैया जो जीएसटी है वो रेट के बेसिस पर निकाला जाता है, मतलब रेट हैज टू बी अप्लाइड ऑन अ वैल्यू। तो हम लोग इस चैप्टर में वो वैल्यू निकालने सीखने आए हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 15(1) ने बोला था द वैल्यू विल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू, लेकिन ट्रांजैक्शन वैल्यू तभी मानी जाएगी व्हेन टू कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। फिर सेक्शन 15(2) पर पहुंचे तो सेक्शन 15(2) ने 5 इंक्लूजन्स बताए, 5 इंक्लूजन सेक्शन 15(2)A टू 15(2)E। तो एक एक पॉइंट को पढ़ते जाएंगे, उनका एनालिसिस करते जाएंगे, उनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस एग्जांपल्स होंगे वो भी करते जाएंगे। कहते हैं द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड एनी टैक्सेस, ड्यूटी, सेसेस, फीस। सर टैक्सेस जोड़ दिया जाएगा, टैक्स ही तो निकाल रहे हैं, वैल्यू निकालेंगे तभी तो जीएसटी जोड़ पाएंगे, और यहां आप हमसे कह रहे हैं कि टैक्सेस जोड़ दीजिए। लेट मी जस्ट हेल्प यू आउट विद द सेंटेंस फर्स्ट। Any taxes, duties, cesses, fees, and charges levied under any law for the time being in force other than this act. Other than this act. इसका मतलब other than the GST law, the SGST Act, the UTGST Act, and compensation to states Act. मतलब दोस्तों जीएसटी लॉ को छोड़कर बाकी सारे टैक्सेस will be added in the value of supply. मतलब जीएसटी को निकालने के लिए तो हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हाउ कैन यू ऐड जीएसटी इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई बिफोर एक्चुअली डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो सरकार ने कहा जीएसटी को छोड़ दो, अगर आपके सामान कोई ऐसा सामान है जिस पर कोई लोकल अथॉरिटी टैक्सेस लगाती है या कोई भी ऐसा टैक्स लगता है अदर देन जीएसटी, तो इन दैट केस दोस्तों दैट टैक्स विल बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। जैसे कि दोस्तों अगर आप आउटसाइड इंडिया से इंडिया में कोई सामान इंपोर्ट करते हैं तो एक टैक्स लगता है विद द नेम कस्टम ड्यूटी। अगर आपने 1000 रुपए का सामान खरीदा और उस पर 20% कस्टम ड्यूटी लगा तो 200 रुपए कस्टम ड्यूटी लगा, तो टोटल आपकी वैल्यू कितने की हो गई, अब 1200 की हो गई, और 1200 के ऊपर आईजीएसटी विल बी लिवाइड। बिकॉज क्या दोस्तों द वैल्यू जो कस्टम ड्यूटी है इज दैट अ टैक्स अंडर द जीएसटी लॉ? नो। सरकार ने कहा जीएसटी लॉ को छोड़कर बाकी सारे टैक्सेस जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ दिए जाएंगे। आ जाओ भाई, सबसे पहला सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए कहते हैं एनी टैक्सेस लिवाइड अंडर एनी लॉ एक्सेप्ट सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, जीएसटी कंपेंसेशन, सेस, आईजीएसटी will form part of the value of supply, if separately billed by the supplier. In simple words, all the taxes, duties, etc., which are not subsumed in GST, form part of taxable value. जो कि जीएसटी में subsumed नहीं है गाइस, वो आपकी taxable value में जुड़ जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो जीएसटी को छोड़ देना, बाकी सारे टैक्सेस जोड़े जाएंगे। कहते हैं इफ अ सप्लायर बाइज, एग्जांपल के तौर पर आया, इफ अ सप्लायर पेज म्युनिसिपल टैक्सेस ऑन सर्टेन गुड्स, तो क्या वो म्युनिसिपल टैक्सेस वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ दिए जाएंगे? हाँ जी, बिकॉज दिस इज अ टैक्स व्हिच इज अदर देन जीएसटी, जीएसटी से अलग टैक्स है, इसीलिए दोस्तों इसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ दिया जाएगा। सर वो कल जो बिल्डिंग वाला एग्जांपल था जिसपे बिल्डिंग बनवाने पे के पैसे नहीं थे तो उसने पोजेशन बिल्डर को दी थी, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं है? नहीं है, फिर वो नहीं है। गुड पॉइंट मिष्टी ने कहा कि सर कल एक ना टाइम ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में एक पॉइंट था जहां आप लैंड के राइट्स दे रहे थे और बिल्डर आपके बदले में आपको बिल्डिंग का कुछ हिस्सा दे रहा था प्लस कैश कंसिडरेशन इफ एनी, लेकिन हाँ बिल्डिंग का तो एक हिस्सा दे रहा था, दैट उसकी वैल्यू cannot be determined according to section 15(1). उसके लिए valuation rules पढ़ने पड़ेंगे, that will be taught to you at the final level. Next, clarification from CBIC. CBIC की तरफ से क्या clarification है? TCS under the Income Tax Act 1961, ध्यान से देखिएगा, TCS under the Income Tax Act 1961 shall not be includable in the taxable value for the purpose of GST. एक और टैक्स दोस्तों जो कि नहीं जोड़ा जाएगा at the time of computation of GST, at the time of determining the value of supply, that is TCS. अब मैं आपको बताऊं दोस्तों TCS का एक छोटा सा पॉइंट जो इनकम टैक्स एक्ट से रिलेट करता है, आई विल जस्ट हेल्प यू आउट। लेट्स से दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट में जो TCS का एक प्रोविजन है गाइस, और उस प्रोविजन में क्या बताते हैं कि अगर आप लेट्स से कोई गाड़ी खरीदते हैं, अगर आपने कार खरीदी है जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ज्यादा की है, तो इस पे जो शोरूम वाला है
जो शोरूम वाला है वो बायर से कार की वैल्यू का 1% और कलेक्ट करेगा। तो लेट्स से अगर दोस्तों कार की वैल्यू है 15 लाख रुपए, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द शोरूम वाला नॉट ओनली टू कलेक्ट जीएसटी बट ऑल्सो कलेक्ट टीसीएस। तो क्योंकि गाड़ी की वैल्यू 10 लाख से ज्यादा की है, इस पे 1% टीसीएस, 15,000 रुपए का टीसीएस भी अप्लाई करा जाएगा। तो वो आपसे 15 लाख रुपए गाड़ी के तो ले ही रहा है, लेकिन क्या वो आपसे 15,000 रुपए का टीसीएस भी लेगा? द आंसर टू विच इज यस। अब बात ये आती है कि आपको 15.15 लाख रुपीस तो देना ही देना है। अब जब जीएसटी निकालने की बात आएगी, लेट्स से अगर दोस्तों जीएसटी का जो रेट लग रहा है वो लग रहा है एट द रेट 18%, तो दैट 18% किस पर लगाना है गाइस? 18% किस पर लगाना है गाइस? 18% 15 लाख पे लगाना है, ना कि 15,000 पर। मतलब टोटल 15 लाख 15,000 पे नहीं लगेगा। द जीएसटी रेट विल ओनली बी अप्लाइड, जो जीएसटी की रेट है वो टीसीएस वाले अमाउंट पर अप्लाई नहीं करेगी गाइस। जीएसटी की रेट 18% की विल अप्लाई ऑन 15 लाख रुपीस। तो 15 लाख रुपए का 15 लाख रुपीस का अगर अपन 18% देखें तो 2.7 लाख रुपीस आता है, 2.7 लाख रुपीस आता है। और अगर अपन इसे जोड़ के इक्वल्स टू कर दें तो 17,70,000 रुपीज आएगा, 17.7 लाख रुपीस नहीं, 1770 प्लस 15,000। तो आपको जो पूरी गाड़ी के लिए पैसा देना है दोस्तों, दैट इज 17,85,000। समझ में आया गाइस? मतलब जो टीसीएस लिवाई करा गया, टीसीएस पर जीएसटी कंपोनेंट नहीं होगा, बिकॉज टीसीएस इज नथिंग बट एन एडवांस फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स जो अपन बायर के से कलेक्ट करके अपन सरकार को पे कर देते हैं। और बायर जब अपनी फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकालेगा तो अपनी फाइनल इनकम टैक्स लायबिलिटी में से 15,000 रुपए का टीसीएस वो माइनस कर लेगा, एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज व्हाट ही इज गोना पे टू द गवर्नमेंट। ऑलराइट गाइस, तो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट था दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एक एक करके इंक्लूजन्स खत्म करते जाएंगे, इंक्लूजन्स के बाद एक्सक्लूजन्स और हमारा चैप्टर खत्म, फिर उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस। कहते हैं एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लाइबल टू पे, सप्लायर को पे करना चाहिए था इन रिलेशन टू सच सप्लाई बट विच हैज बीन इनकर्ड बाय द रेसिपिएंट, जिस पर खर्चा किसने उठा लिया है? रेसिपिएंट ने उठा लिया, ऑफ द सप्लाई एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस actually paid or payable for the goods or services or both. What is the government trying to signify out here guys? सरकार ने कहा, कहते हैं an amount of expenditure which the supplier was supposed to borne, however that expenditure has been borne by the recipient. उसका एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट होता है प्लस जीएसटी दौरान। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द रेसिपिएंट, सप्लायर ने किसी थर्ड पार्टी से सर्विसेज ली, बट थर्ड पार्टी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा था उसने कहा भैया जैसे ही मैं सर्विस प्रोवाइड करूंगा आई वांट द पेमेंट टू बी रिलीज्ड। जब थर्ड पार्टी ने सर्विस दी तो उस टाइम आसपास सप्लायर नहीं था, तो उसने रेसिपिएंट से पैसे ले लिए। उसने किससे पैसे ले लिए? रेसिपिएंट से पैसे ले लिए। लेट्स से 30,000 रुपीज रेसिपिएंट ने पे कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर टू द थर्ड पार्टी। तो जब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा तो क्या वो 1 लाख रुपीस प्लस जीएसटी पे करेगा? नहीं, वो कितना पे करेगा? 70,000 रुपए प्लस जीएसटी। लेकिन क्या जो जब जीएसटी लगना है वो 70,000 पे लगना है या 1 लाख पर ही लगना है? ये क्वेश्चन है। तो सरकार ने उस पर क्लैरिटी दी कि भैया जो आपने 30,000 पे करे हैं, ये 30,000 आपने सप्लायर के बिहाफ पे कर दिए। समझ में आ रहा है दोस्तों? दैट यू हैव पेड 30,000 ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, लेकिन आपका और सप्लायर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो 1 लाख रुपए का ही है ना। अब क्योंकि आपने 30,000 ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर थर्ड पार्टी को दे दिए थे, तो अब आप सप्लायर को फॉर द गुड्स और द सर्विसेज एज द केस में भी आप 70,000 रुपए दोगे, लेकिन जीएसटी 70,000 पर नहीं लगेगा, क्योंकि जीएसटी दोस्तों लगना है ऑन द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो इसीलिए सरकार ने क्या बोला, एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे in relation to such supply but has been incurred by the recipient, ये खर्चा किसने उठाया दोस्तों? रेसिपिएंट ने उठा लिया है, of the supply and not included in the price actually paid or payable for the goods or services or both.
क्लियर हुआ गाइस? इस पर आ जाइए गाइस, सेक्शन 15(2)(b कहते हैं अ सप्लायर में नीड टू इनकर वेरियस एक्सपेंसेस इन ऑर्डर टू मेक अ पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द नॉर्मल कोर्स. He would pay these amounts and they would form part of the value that he charges from the customer, that is the recipient. However, if the customer makes direct payment, जो recipient है, यहाँ पर जो customer है दोस्तों वो कौन है? Recipient. If the recipient makes direct payment of some of such liabilities of the supplier to the third parties, the supplier shall not include this amount in his bill. सप्लायर इस अमाउंट को अपने बिल में नहीं जोड़ेगा. इट वुड स्टिल फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई. वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ा जाएगा. ऑलराइट गाइस, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वैसे जो इनवॉइस रेज होना चाहिए वो 1 लाख प्लस जीएसटी देयर ऑन का होना चाहिए, लेकिन वो पेमेंट कितना रिसीव करेगा? वो पेमेंट नेट अमाउंट का ही रिसीव करेगा. A point to note here is the amount paid by the recipient to third parties will be added to the value under this clause only when the supplier is under contractual liability. Payment contractually supplier को pay करना था to make such payment to such third parties and the said payment is in relation to the supply. वो इसी supply से जुड़ा हुआ है. अब देखिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन करिए. क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको मतलब एग्जाम्पल करेंगे ना तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा गाइस. पढ़िए गाइस, कहते हैं रतन टाटा कॉन्ट्रैक्ट्स T2, ये हमारा दोस्त T2 है, to conduct a dealers meet for a lump sum consideration of 6 lakh rupees. तो T2 is basically an event manager और उसको 6 लाख रुपए दिए जाएंगे, उसको डीलर की मीटिंग लगवानी है. T2 is an event manager. T2 कौन है? इवेंट मैनेजर है. T2 contracts with vendors to deliver food, goods and services like water, soft drinks, audio system, projector, catering, flowers, etc. मतलब वो क्या करता है दोस्तों? वो किसी और को हायर करता है कि भाई साहब ये फूल सजाने हैं at the venue on the stipulated date at the stipulated on the venue on the stipulated date at the stipulated date at the on the stipulated time at the stipulated date at the stipulated prices. This T2 is liable to make these payments. ये payments किसको करनी चाहिए? T2 को, क्योंकि T2 को तो 6 लाख रुपए मिलने वाले हैं. अब कीकू कौन है? सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर हु वांट्स पेमेंट अपॉन डिलीवरी. कीकू कौन है दोस्तों? सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर जिसने कहा भैया मेरे को तो पेमेंट ऑन डिलीवरी चाहिए. रतन टाटा agrees to pay the bill raised by Kiku of 1 lakh rupees on receiving the crates of soft drink. रतन जी ने कहा भैया मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे दूंगा, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ठंडी ठंडी लाइयो. तो कीकू ने कहा ठीक है रतन जी, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लाएंगे, लेकिन जैसे ही मैं कोल्ड ड्रिंक लाऊंगा मैं कोल्ड ड्रिंक खोलूंगा तभी जब आप मेरे को पैसा दे देंगे. So in this scenario, an amount of 1 lakh rupees was to be paid by T2 to Kiku. However, that amount has been paid by Mr. Ratan Tata. So in that case, दोस्तों क्या ये value of supply में जोड़ दिया जाएगा? Will this be added in the value of supply? हाँ जी. Ratan Tata made the payment of 5 lakh rupees to T2. However, 1 lakh would be added to the value of service provided by T2 to Mr. Ratan Tata for payment of GST. तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितने की रहेगी? 6 लाख रुपए की ही रहेगी, चाहे 1 लाख रुपए T2 ने पे कर दिए, रतन जी ने पे कर दिए ऑन बिहाफ ऑफ T2. Everyone clear about it guys? आ जाओ भाई. नेक्स्ट Section 15(2)(c), incidental expenses including commission or packing charges by the supplier to the recipient of the supply and any amount charged for services or both, any amount charged for goods or services or both at the time of or before delivery of goods or supply of services. सरकार ने क्या बोला? देखो भैया, अगर कोई भी और खर्चा होता है बिफोर द डिलीवरी जो आपने वादा किया है टू द रेसिपिएंट, तो वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ा जाएगा. सरकार ने क्या बोला इस चीज में? सरकार ने कहा कि भाई साहब अगर आपने जो सामान भेजना है उसकी स्पेशल पैकिंग करनी है तो स्पेशल पैकिंग की कॉस्ट, अगर कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं तो वो सारी चीजें वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ दी जाती हैं. आ जाओ भाई. कहते हैं incidental expenses like commission, packing, weighment charges, designing charges, etc. incurred by the supplier
or anything else done by the supplier in relation to the supply at the time of or before the delivery of goods or services of before the delivery of goods or supply or services must be added to value. कोई भी पैकिंग चार्जेस, कमीशन चार्जेस, डिजाइनिंग चार्जेस, वेमेंट चार्जेस, वेमेंट मतलब वे करने के चार्जेस, तो इन दैट केस क्या वो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ दिए जाएंगे? हाँ जी। अब बात आती है ये वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ, इस वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ दोस्तों पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर आगे भी क्वेश्चन है। देखो, एक होता है कि भैया मैंने आपको सामान बेचा है, लेकिन सामान का भाड़ा आप उठाओगे। लेट्स से अगर दिल्ली से सामान चंडीगढ़ जा रहा है विद थ्रू अ ट्रक, तो हु इज सपोज्ड टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ द फ्रेट? जनरली द रेसिपिएंट। प्रैक्टिकल जिंदगी में बताओ, जो खरीदार होता है उसको भाड़ा पे करना होता है। तो मेरा क्या काम था कि भैया मैं ट्रक में सामान चढ़वा दूंगा, अच्छे से पैक करवा दूंगा, लेकिन ट्रक का भाड़ा मैं नहीं दूंगा। ट्रक का भाड़ा मैं नहीं दूंगा। ट्रक का भाड़ा कौन देगा दोस्तों? ट्रक का भाड़ा विल बी पेड बाय कौन देगा दोस्तों? इट विल बी पेड बाय द रेसिपिएंट। ओके गाइस, तो इन दैट केस दोस्तों जो ट्रक का भाड़ा है, क्या शुड दैट बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई? द आंसर इज नो। इसे बोलते हैं एक्स फैक्ट्री बेसिस। एक्स फैक्ट्री बेसिस भैया मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी फैक्ट्री तक। अगर ट्रक में मैंने सामान चढ़ाया और ट्रक फैक्ट्री से निकला, 1 किलोमीटर बाद ही उसका एक्सीडेंट हो गया, तो मैं उस सामान को उठाने भी नहीं जाऊंगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई साहब ट्रक मेरी फैक्ट्री से सुरक्षित रवाना हो जाए, उसे बोलते हैं एक्स फैक्ट्री बेसिस। तो इन दैट केस आउटवर्ड फ्रेट ट्रांजिट इंश्योरेंस, क्या ये दोस्तों कंपोजिट सप्लाई का हिस्सा है? द आंसर इज नो, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई में सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, प्लस इंश्योरेंस एक्सपेंसेस होते हैं, प्लस फ्रेट चार्जेस होते हैं। लेकिन मैंने तो हाथ खड़े कर दिए, तो भैया मेरा आउटवर्ड फ्रेट और ट्रांजिट इंश्योरेंस से कोई मतलब नहीं। समझ में आया गाइस? तो in that case, the outward freight and transit insurance will not be added in the value of supply. However, guys, अगर दोस्तों थोड़ा ध्यान से सोच समझ के बताइएगा, अगर गाइस मैंने ये कमिटमेंट कर दिया कि मैं सामान अपनी फैक्ट्री नहीं, रेसिपिएंट की फैक्ट्री तक पहुंचवाऊंगा। रेसिपिएंट मेरे से कहता है राठी जी देखो आपने मुंह मांगा दाम मांगा है, मैंने निगोशिएशन नहीं करा, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए कि सामान मेरे यहां तक, सामान मेरी फैक्ट्री तक पहुंचना चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो कहते हैं आउटवर्ड फ्रेट एंड ट्रांजिट इंश्योरेंस, कहते हैं वेयर द सप्लायर अग्रीज टू डिलीवर द गुड्स एट द बायर्स प्रेमाइसेस एंड अरेंजेस फॉर ट्रांसपोर्ट, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई बिकम्स अ कंपोजिट सप्लाई। उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। द प्रिंसिपल सप्लाई बीइंग द सप्लाई ऑफ गुड्स। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है दोस्तों? द सप्लाई ऑफ गुड्स। Therefore, outward freight becomes part of the value of the composite supply, and GST is payable thereon at the same rate as applicable to the relevant goods. मतलब जहां पर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि भैया मैं अपनी फैक्ट्री नहीं, मैं तुम्हारी फैक्ट्री तक पहुंचाऊंगा, तो तुम्हारी फैक्ट्री तक किए गए सारे खर्चे वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ जाएंगे, जिसमें कंपोजिट सप्लाई विल बी द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड द रेट ऑफ गुड्स विल अप्लाई टू ट्रांजिट इंश्योरेंस एंड आउटवर्ड फ्रेट. However, if the contract for supply is on X factory basis, इसका क्या मतलब है भैया कि मेरा सामान मेरी फैक्ट्री से निकलते ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। तो इन दैट सिनेरियो गाइस, वेयर बायर पेज द आउटवर्ड फ्रेट, द सेम विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि उसमें खर्चा मुझे उठाना ही नहीं है। Everyone clear about it guys? क्या सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ? थर्ड वाला पॉइंट है ना? आ जाओ भाई। डी पॉइंट, इंटरेस्ट और लेट फीस। ये तो अपन लोग जानते ही हैं दोस्तों, इंटरेस्ट और लेट फीस। क्या दोस्तों ये भी आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ा जाता है? हाँ जी। इफ द इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, बाय व्हाटएवर नेम यू कॉल इट एज, अगर आपको कोई भी एडिशन इन द वैल्यू मिलता है, वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ा जाता है, जिसके बारे में एक छोटी सी चर्चा अपन लोगों ने पहले भी करी थी गाइस, कि ये जो इंटरेस्ट है या ये लेट फीस पेनल्टी है, इसको अपन इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानते हैं, क्योंकि अपने में इतनी हिम्मत नहीं होती कि जो इंसान इतना मुश्किल से परेशान होकर इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी दे रहा है, उससे हम अलग से जीएसटी चार्ज करें। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि द वैल्यू इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी और एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी,
तो इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी विल बी कंसिडर्ड टू बी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलते दैट ऑल अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, देन फिर इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी पर भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करा जाएगा। आ जाओ गाइस, ये आ गया सेक्शन 15(2)(d). कहते हैं द वैल्यू फॉर अ सप्लाई विल इंक्लूड नॉट ओनली द बेस प्राइस बट ऑल्सो द इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी फॉर डिले इन पेमेंट। द सप्लाई फॉर सच इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी इज द डेट ऑन विच सच अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द सप्लायर। ये अपन लोगों ने कल के चैप्टर में सीखा था कि भाई साहब टाइम ऑफ सप्लाई फॉर एडिशन इन वैल्यू इज द डेट ऑन विच सच एडिशन इन द वैल्यू इज रिसीव्ड। फर्दर, सिंस such charges are an addition in the value of supply, some rate of tax as applicable on the main supply of goods or services are applicable on such charges as well. कहते हैं since such changes are an addition in the value of supply। क्या दोस्तों ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है, क्या ये इंक्लूसिव है? हाँ जी। और जो रेट ऑफ जीएसटी है जो गुड्स पे लग रहा है या जो सर्विसेज पे लग रहा है वही इंटरेस्ट पे चार्ज किया जाएगा। आइए गाइस एग्जांपल करते हैं। मिस्टर लाखोटी सोल्ड गुड्स वर्थ 3 लाख रुपीस प्लस जीएसटी एट द रेट 5% टू मिस्टर टीटू विद द कंडीशन दैट ही विल मेक पेमेंट विद इन 1 मंथ। वो 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर देगा। फेलिंग टू डू सो विल अट्रैक्ट इंटरेस्ट एट द रेट 2% पर मंथ। T2 made the payment after 3 months। तो वो कितने महीने लेट हो गया? 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया गया था। He made the payment after 3 months, तो is late by 2 months। तो 2 महीने का, ध्यान से देखिएगा। Therefore इधर देखिएगा 3 months and therefore paid interest at the rate 4% along with 3,12,000 rupees। अब दोस्तों ये जो 4% निकाला वो 3 लाख का आपने 4% निकाला। Interest of 12,000 rupees, that is 3 lakh into 4%, 12,000 रुपए shall be paid by T2, वो T2 पे करेगा। अब in this scenario guys, in this case क्या आपका जो GST है वो includable है in the amount? The answer is yes। तो आपका जो अमाउंट था दोस्तों 12,000 रुपीज का इंटरेस्ट into 5% डिवाइड बाय 105, तो आपका कितना निकल कर आएगा? 12,000 into 5 डिवाइड बाय 105, 12,000 into 5 डिवाइड बाय 105 निकल कर आता है 571 रुपीज। ये आपका जीएसटी कंपोनेंट आ गया। तो अगर इंटरेस्ट विदाउट जीएसटी लेना है गाइस तो आपको कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान तरीका बताता हूं गाइस, एंड दैट इज 12,000 रुपीज into 100 डिवाइड बाय 105, तो आपका निकल कर आ जाएगा गाइस 11,429। All right guys, everyone clear about it? हाँ या ना? अब इसमें एक पॉइंट ये भी आ सकता है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें ये पॉइंट भी आ सकता है, बहुत अच्छा सा पॉइंट बताता हूं कि जब लाखोटी भाई ने इनवॉइस रेज किया, ध्यान से देखिएगा, लाखोटी भाई ने इनवॉइस रेज किया तो इनवॉइस में जो गुड्स की वैल्यू थी गाइस, गुड्स की वैल्यू थी वो तो 3 लाख रुपए शो हुई गाइस। उस पर दोस्तों जीएसटी लगा एट द रेट 5%, 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज। तो 3 लाख का 15%, 15,000 रुपए, और टोटल 3 लाख का 5%, 15,000 रुपए, टोटल निकल कर आता है 3,15,000, 3,15,000 रुपीज आपका टोटल वैल्यू निकल कर आती है। अब बात ये आती है राठी जी, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते थे ये वाला कि सर अगर इन दिस सिनेरियो वो इंटरेस्ट दे रहा है तो व्हाई इज ही ओनली पेइंग इंटरेस्ट ऑन द गुड्स वैल्यू? उसको तो टोटल 3,15,000 रुपए देने थे ना राठी जी। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं गाइस? आपको सामने वाले से तो 3,15,000 रुपए लेने थे ना। 3,15,000 should have been paid within a span of 1 month as agreed between Mr. Lakhoti and T2। बट क्योंकि T2 ने 2 महीने लेट पे किया, इंटरेस्ट आप चार्ज कर रहे हैं एट द रेट 4%, बट 4% आप 3 लाख रुपए पर क्यों चार्ज कर रहे हैं? 4% आप 3,15,000 पर क्यों नहीं चार्ज कर रहे हैं? सिंपल सी बात है ना भैया, आपको तो 3,15,000 लेने हैं ना, वो लेट कर रहा है तो वाई आर यू ओनली चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स?
तो जनरली तो वैल्यू ऑफ गुड्स पर ही हम चार्ज करते हैं जनरली, ऑलराइट। लेकिन अनटिल अनलेस क्वेश्चन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाए कि दैट द इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द टोटल कंपोनेंट वैल्यू, टोटल वैल्यू, देन यू विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन 3,15,000 रुपीज। तो इट्स ए डिबेटेबल पॉइंट। जीएसटी तो पहले ही पे कर देते हैं, जीएसटी तो पहले ही पे कर देते हैं, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी तो पहले ही पे कर देते हैं? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जीएसटी हम इनवॉइस के बेसिस पर ही पे कर देते हैं, आप यही कह रहे हो ना? उससे मेरा क्वेश्चन ही कुछ और है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को लाखोटी भाई से 3,15,000 रुपए लेने हैं ना, या 3,15,000 देने हैं। अगर मैं पेमेंट करने में देरी करूंगा तो लाखोटी भाई इंटरेस्ट वाई विल ही चार्ज ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स, वाई विल ही नॉट चार्ज ऑन द वैल्यू ऑफ जीएसटी ऑल्सो, because that is also the payment that he paid out of his own pocket to the government. Now he was expecting you to make the payment and you are delaying in payment. तो जीएसटी पर भी तो इंटरेस्ट लग ही सकता है ना। तो इट विल डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट। बेटा मैं जो कह रहा हूं वो गलत नहीं कह रहा हूं। हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं आता तो अपन तो 3 लाख रुपए पर ही इंटरेस्ट जैसे अपन कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करेंगे। मैंने जो पॉइंट आपके सामने रखा है वो गलत नहीं रखा है गाइस। एक तरफ तो आपने इनवॉइस के बेसिस पे जाकर सरकार को टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से सरकार को पैसा जमा करा दिया। अब आपको ये उम्मीद थी कि सामने वाला टाइम से पेमेंट करेगा, वो पेमेंट करने में देरी कर रहा है, देन व्हाई आर यू ओनली चार्जिंग ऑन द गुड्स वैल्यू? बट इस पे ना दोस्तों कोई क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए, एक बेटर डिटेल में क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। बस हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखेंगे, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला गया। ऑलराइट, कई बार तो क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि भैया लेट फीस ही 5,000 की थी, तो बस बात खत्म। वो 5,000 की लेट फीस थी, उसे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानेंगे और फिर उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। आ जाओ गाइस, सेक्शन 15(2)(e), सेक्शन 15(2)(e), सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इससे जुड़ा हुआ भी दोस्तों हम लोगों ने ना एक बार सप्लाई अंडर जीएसटी वाले प्रोविजन में किया हुआ है। अब इधर देखिएगा गाइस, एवरीबॉडी, सेक्शन 15(2)(e) क्या बोलता है? सेक्शन 15(2)(e) बोलता है, किसी बच्चे का डाउट है सब, बाद में इंटरेस्ट का इनवॉइस इशू करते हैं क्या सप्लायर? डेबिट नोट रेज कर देते हैं बेटा, कि भाई साहब हमें आपको इनवॉइस नहीं रेज करते, डेबिट नोट रेज कर देते हैं कि हमें आपसे गुड्स के पैसे तो लेने ही लेने हैं, हमें आपसे डेबिट नोट भी लेना है। ऑलराइट, मतलब डेबिट नोट के बेसिस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करना है, इंटरेस्ट भी लेना है आपसे। क्रेडिट नोट से पेमेंट कम होती है, डेबिट नोट से पेमेंट बढ़ जाती है। अब इधर ध्यान से देखिएगा, सरकार कहती है कि भाई साहब अगर कोई प्रोडक्ट 1,000 रुपए का है और इस प्रोडक्ट को हम मार्केट में सस्ता करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सरकार अगर आपको सब्सिडी देती है, ध्यान से देखिएगा, एक प्रोडक्ट 1,000 रुपए का मार्केट में प्लस जीएसटी दे रहा हूं, बट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट सरकार आपको सब्सिडी देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर आपको सब्सिडी देती है लेट्स से ऑफ 400 रुपीज, तो अब आप सरकार, अब आप जनता को कितना में बेचने के लिए तैयार हो? आप 600 रुपए में। आपने कहा भैया मेरे को तो प्रोडक्ट के 1,000 रुपए मिलने चाहिए, अब मेरे को 1,000 रुपए कहीं से भी आके मिल जाए तो मैं तो प्रोडक्ट दे दूंगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि भाई साहब 400 रुपए, 400 रुपीज का आपका ये प्रोडक्ट के लिए हम सब्सिडी देंगे आपको, तो सो दैट मार्केट में प्रोडक्ट जो आम जनता उसके लिए सस्ता हो सके। तो 600 रुपए पर, 600 रुपए पर सरकार ने क्या बोला, इस पर आपको जीएसटी पे करना होगा एट द रेट 18%। लेट्स से, तो इन दैट केस सरकार ने कहा कि अगर जीएसटी की रेट 18% है तो 600 पर आप 18% निकाल दीजिए, 108 रुपए आया आपका टोटल। तो टोटल कितना निकल कर आएगा, इस टोटल कितना निकल कर आया, 708 रुपया निकल कर आया। तो सरकार ने कहा क्योंकि सब्सिडी हमने दी थी तो हम रेडी थे कि प्रोडक्ट की प्राइस को हम कम करना चाहते थे या कम करवाना चाहते थे, देन जीएसटी विल बी लिवाइड ऑन द प्राइस आफ्टर द सब्सिडी। लेकिन दोस्तों अगर यही सब्सिडी 1,000 रुपए का प्रोडक्ट था, अगर यही सब्सिडी 400 रुपए की सब्सिडी, ये किसने दी है दोस्तों? ये 400 रुपए की सब्सिडी किसने दी है? नॉन गवर्नमेंट। अब आपने कहा भैया मेरे को तो 400 का मिल गया है तो मैं तो 600 रुपए का आज भी मार्केट में बेचने के लिए तैयार हूं, मैं क्यों मना करूंगा, मेरे को तो 1,000 रुपए चाहिए।
अब मेरे को गवर्नमेंट आके सब्सिडी दे या कोई कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आके सब्सिडी दे, कोई नॉन गवर्नमेंट एनजीओ आके सब्सिडी दे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मेरे को 1000 रुपए दिलवा भैया मेरे प्रोडक्ट के, तो 400 रुपए मेरे को नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी मिली, तो मैं मार्केट में इसे भी 600 का बेचने के लिए तैयार था। तो मोदी जी क्या कहते हैं, कह रहे यार हमने तो सब्सिडी देना बंद कर दी तुम्हें, अब जब हमने सब्सिडी देना बंद कर दी तो तुम 600 का क्यों बेच रहे हो, तब तो तुम 1000 का बेचोगे ना। तो कहते हैं अरे आपने बंद कर दी लेकिन किसी और ने सब्सिडी दी है मेरे को। अरे कह रहे हैं किसी और की वजह से हम अपने जीएसटी का नुकसान क्यों करें? एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? पहले वाले केस में जब हम सब्सिडी दे रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी, तो इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट वाज आल्सो रेडी टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ जीएसटी। हाउएवर अब ये जो 400 रुपए की सब्सिडी मिल रही है सरकार द्वारा नहीं मिल रही है, तो सरकार कहती है भैया कोई और तुम्हें आके पैसा दे जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट का वैल्यू थोड़े ना कम होगा या हमारे जीएसटी का कंपोनेंट थोड़े ना कम होगा। तो यहां पर दोस्तों जो जीएसटी लगाया जाएगा, द जीएसटी दैट will be levied at the rate 18%, not on 600 but on 1000 rupees. So for the purpose of determining the value of supply, for the purpose of calculating the GST amount, तो 1000 रुपए पर 18% 180 रुपए का जीएसटी होगा, टोटल निकल कर आएगा 780 रुपीज, 780 रुपए। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ गाइस? इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? इज एवरीबडी गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? तो इधर क्या बोला है सरकार ने इधर बोला है, कहते हैं सब्सिडी इज अ सम ऑफ मनी गिवन टू कीप द प्राइस ऑफ अ सर्विस और कमोडिटी लो। इफ द सब्सिडी इज गिवन टू द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, द लोअर द प्राइस आफ्टर एडजस्टिंग द सब्सिडी इज द वैल्यू। If the subsidy is given by a person or entity other than the state or central government, it does not lower the value. अगर किसी और ने सब्सिडी दी है तो उससे हमारी वैल्यू कम नहीं होगी। The non-government subsidy is added to the value of supply who receives the subsidy. तो guys, for the purpose of कि भैया ये 18% किस पे लगाया जाएगा, तो हमने नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी को इस 600 रुपए में वापस जोड़ दिया। तो हमारे को क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, 600 रुपए दिया जाएगा, हमारे को क्वेश्चन में 400 रुपए दिया जाएगा, तो हम इन दोनों को ऐड कर कर वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे। ऑलराइट गाइस, आईसीआई एग्जांपल करिए गाइस फटाफट। द सेलिंग प्राइस ऑफ अ नोटबुक, सेलिंग प्राइस ऑफ अ नोटबुक कितने की है गाइस? सर इंटरेस्ट एंड वैल्यू रिसीव्ड होने के बाद सप्लायर इनवॉइस इशू करता है क्या? इंटरेस्ट के लिए तो पहले डेबिट नोट रेज करेगा ना बेटा, और अगर करता है तो इंटरेस्ट पे जो जीएसटी लगा उसका भी आईटीसी रेसिपिएंट यूज कर सकता है। अगर वो अपन ना नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, एक पॉइंट आएगा ब्लॉक्ड क्रेडिट और कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी, एंड इफ ऑल द कंडीशंस फॉर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ आईटीसी इज सैटिस्फाइड। बिकॉज जो इंटरेस्ट होता है, मैं आपको बताऊं, वो आपके सप्लाई का ही एक हिस्सा होता है जिसमें कॉम्पोजिट सप्लाई इज द सप्लाई ऑफ गुड्स। ऑलराइट गाइस, तो जो आपने इंटरेस्ट पे किया है उसका फिर इंटरेस्ट का दर्जा नहीं रह जाता, वो दर्जा हो जाता है गुड्स का, क्योंकि आपने गुड्स की पेमेंट करने में देरी कर दी, इसलिए आपने गुड्स के 5 लाख नहीं 5,10,000 दिए। इस तरीके से बात करी जाती है, तो फिर आपको पूरा आईटीसी मिलेगा, आपको 5,10,000 से जुड़ा हुआ आईटीसी मिलेगा। ठीक है ना? आ जाओ भाई। द सेलिंग प्राइस ऑफ अ नोटबुक इज 50 रुपीज। For notebooks sold to students in government school, a company uses its CSR funds to pay the seller 30 rupees so that the student can pay only 20 rupees per notebook. तो एक कंपनी ने जाके अपने CSR फंड्स में से 30 रुपीस की सब्सिडी दी so that बच्चे को 20 रुपए ही पे करना पड़े। तो सरकार के लिए for the purpose of levying GST, will it be 20 or 50? It will be 50. It will be 50. The value of the notebook will be 50 as this is a government subsidy. ये क्या है? Government subsidy. If the same subsidy is paid by the central government or state government, the value of the notebook will be 20 rupees. अगर ये सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने दी है तो इन दैट केस हम उसमें से 30 रुपए माइनस ही रखेंगे और 20 रुपए पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। However, in case of subsidy received from a non-government organization, the value of supply will be 50 rupees. अब लेट्स से अगर इस पर 18% जीएसटी लगता है तो 9 रुपए का जीएसटी आ गया। तो दोस्तों जो स्टूडेंट है वो 20 रुपए तो नोटबुक का देगा प्लस 9 रुपीज वो जीएसटी का देगा, तो वो टोटल 29 रुपीज देगा। करेक्ट?
हाउएवर इन केस अगर ये सब्सिडी गवर्नमेंट से मिलती तो हम जो जीएसटी चार्ज करते हैं वो 20 रुपीज पर ही चार्ज करते हैं एट द रेट 18%, विच वुड हैव कम आउट टू बी 3.6 रुपीज। तो ये जो 3.6 रुपीज है, एवरीबडी हैज टू आंसर मी, ये जो 3.6 रुपीज है ये ही आपकी वैल्यू में जोड़ दिया जाता है। 20 में 3.6 जोड़ा जाता है तो कितना निकल कर आता है? 23.6। कितना निकल कर आता है गाइस? 23.6। तो पहले वाले केस में जहां नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी मिली है तो इन दैट केस जीएसटी विल बी डिवाइड ऑन द टोटल वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू, और अगर गवर्नमेंट सब्सिडी मिली है देन जीएसटी विल बी डिवाइड ऑन द नेट वैल्यू। आ जाओ भाई, Which of the following shall not be includable in the value of supply? सर केस 2 में टोटल वैल्यू 1180 नहीं होनी चाहिए। कौन से केस 2 में बेटा? इस वाले में, इस वाले में ध्यान से देखना बेटा एवरीबॉडी। आप बात ये आ रही थी कि आप पैसा कितना चार्ज करोगे, आप 780 रुपए चार्ज करोगे फ्रॉम द कस्टमर और 400 रुपए आपको इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी मिला है, तो आपको टोटल 1180 रिसीव हुआ है। ऑलराइट गाइस, आपको टोटल 1180 रुपए रिसीव हुआ है, जिसमें से 1000 रुपए तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू है और 180 रुपए जीएसटी के हैं जो जाके आपको सरकार को देने हैं। ऑलराइट, आ जाओ। Which of the following shall not be includable in the value of supply? Custom duty paid ये जोड़ा जाएगा, subsidy given by a NPO ये जोड़ा जाएगा, special packing ये जोड़ा जाएगा। None of the above is the correct answer. अब देखो guys, question number 2 करिए, question number 2 करिए। I'll get some water for myself guys by that time. समझ में आया guys on how to go about it? अब क्योंकि यहाँ पर पेनल्टी वाला पॉइंट है जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो वी विल अज्यूम द पेनल्टी टू बी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, एंड फिर आप लोगों ने इसका रिवर्स कैलकुलेशन कर इंटरेस्ट का कंपोनेंट निकाल लिया होगा, मतलब लेट फीस का कंपोनेंट निकाल लिया होगा। ऑलराइट गाइस, अब देखो लिस्ट प्राइस दिया हुआ है 20,000 नेट ऑफ सब्सिडी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 3 अबव। नेट मतलब हमने सब्सिडी ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, तो सब्सिडी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थी, ये तो ऑलरेडी माइनस करनी भी थी, हमें तो गवर्नमेंट सब्सिडी माइनस ही करनी होती है। नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी होती है जो हम ऐड करते हैं, तो अगर ये नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी होती तो मैं 5000 रुपए ऐड बैक कर देता, बट दिस इज बिकॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी, तो ये ऐड बैक नहीं होगा। नेक्स्ट, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ये तो जोड़े ही जाएंगे, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जोड़े जाते हैं, एंड पेनल्टी फॉर लेट पेमेंट ये भी जोड़ा जाता है, बट दिस इज कंसिडर टू बी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो 1000 into 100 डिवाइड बाय 112 कितना निकलता है दोस्तों? 1000 into 100 डिवाइड बाय 112 निकल कर आता है 893। कितना निकल कर आता है? 893। तो टोटल कितना निकल कर आया दोस्तों? टोटल कितना निकल कर आया? 20,000 रुपए प्लस 2500 रुपए प्लस 893। 20,000 रुपए प्लस 2500 रुपए प्लस 893, तो टोटल आपकी वैल्यू निकल कर आ गई 23,393। ऑलराइट गाइस, अब आपको 23,393 पर जीएसटी लगाना होगा। आ जाओ भाई, एक्सक्लूजन्स फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। एक्सक्लूजन्स का क्या मतलब होता है दोस्तों? कि क्या क्या चीजों को आप, व्हाट ऑल वैल्यू विल यू रिमूव फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, कौन कौन सी चीजों को आप वैल्यू ऑफ सप्लाई से हटा देंगे। तो कहते हैं सबसे पहले क्या बोलते हैं दोस्तों? सरकार ने क्या बोला? एवरीबडी एक सेकेंड, हाँ जी गाइस, सरकार ने क्या बोला कि डिस्काउंट्स, जो डिस्काउंट्स होते हैं वो आप अपनी वैल्यू में से हटा सकते हैं। तो उसी चीज से जुड़ा हुआ ये पॉइंट है। कहते हैं द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट विच इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ध्यान से देखिएगा, बिफोर और at the time of supply if such discount has been duly recorded in the invoice issued in respect of such supply। मतलब जैसे आप लोग देखते हैं दोस्तों, आप किसी मॉल में जाते हैं और मॉल में जाते हैं किसी दुकान पे, तो कहते हैं अगर आप एक प्रोडक्ट खरीदेंगे तो कोई भी डिस्काउंट नहीं है, 2 प्रोडक्ट करेंगे तो 30% डिस्काउंट है। तो एकदम से लालच हो जाता है यार, 2 प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, चाहे दूसरा प्रोडक्ट थोड़ा सस्ता खरीद लेंगे लेकिन उस प्रोडक्ट के चलते हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। आया ना? तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो सरकार ने क्या बोला?
सरकार ने बोला भाई साहब कि आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, यू विल बी गिवन अ डिस्काउंट, और क्या वो डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस कर दिया जाएगा? द आंसर टू विच इज यस। तो अगर आपने पहला प्रोडक्ट खरीदा 2000 का, दूसरा प्रोडक्ट खरीदा 1000 का, तो 3000 रुपए का प्रोडक्ट हुआ। बट सरकार, वो दुकान वाले ने क्या बोला था, हम 30% डिस्काउंट देंगे। तो 3000 में से अपन 30% माइनस कर लेंगे, बचेगा 2100, और 2100 पर जीएसटी विल बी levied because this discount was known before the invoice was being raised. All right guys, तो कहते हैं the value of supply shall not include any discount, मतलब the value of supply will be the value after discount provided such a discount was known at the time of supply and was duly recorded in the invoice. Next, the value of supply shall not include any discount which is given after the supply has been effected. What do you mean by after the supply has been effected? Aji guys, what do you mean by that, after the supply has been effected? मतलब this is like a cash discount राठी जी, जी हाँ, this is like a cash discount. अब कैश डिस्काउंट का पॉइंट समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं दोस्तों यहाँ पर, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। लेट्स से दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त श्रेय राठी, और मैंने कोई सामान बेचा, मैंने कोई गुड्स बेचे दोस्तों, या सर्विसेज दी, व्हाटएवर, 1 लाख रुपए की, और उस पर दोस्तों जीएसटी लगा दिया एट द रेट 18%। 1 लाख का 18% कितना निकल कर आता है? 18,000 रुपए। तो टोटल वैल्यू 1,18,000 रुपए की हो गई, जो मुझे रेसिपिएंट से वसूलना है। नाउ इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, रेसिपिएंट क्या बोलता है? एवरीबॉडी, बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, रेसिपिएंट क्या बोलता है? रेसिपिएंट कि राठी जी कोई डिस्काउंट नहीं दोगे क्या? मैंने कहा यार देखो, वैसे ही तो मैं बहुत प्रोडक्ट सस्ते दाम में बेचता हूं, लेकिन आप अगर इतना डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, तो आप अगर मेरे को पेमेंट कर देते हैं अगले 10 दिन के अंदर अंदर, तो 5% डिस्काउंट आपके लिए, 5% आप कम पे कर देना मेरे को। मैंने क्या बोला? इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 10 डेज, तो क्या दोस्तों एट द टाइम जब ये इनवॉइस रेज हो रहा था, तब क्या हमारा अग्रीमेंट बन गया कि इफ यू मेक द पेमेंट विद इन 10 days of the date of invoice, then I will grant you with the 5% discount. रेसिपिएंट कहता है ठीक है भैया, मैं कोशिश करूंगा कि पैसे अरेंज कर लूं, अगर पैसे अरेंज होंगे तो 10वें दिन आकर आपको पैसा कर दे जाऊंगा, लेकिन 5% का डिस्काउंट लूंगा, पूरा नहीं दूंगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सर। अब दोस्तों रेसिपिएंट 10th डे पर आ गया गाइस, कह रहे राठी जी लीजिए, मैं चेकबुक लेकर आ गया हूं, अब मेरे को बताइए कितनी पेमेंट करनी है, मैं चेक इशू कर दूं आपके नाम पे। तो मैंने क्या बोला था, भैया मैं आपको 5% का डिस्काउंट दूंगा। तो 1 लाख रुपए पर सरकार ने क्या बोला, 1 लाख रुपए पर 5% का डिस्काउंट होगा दोस्तों, लेस 5% होगा गाइस। तो निकल कर कितना आएगा गाइस? 95,000 रुपीज निकल कर आएगा। 1 लाख में से 5% माइनस हुआ तो 95,000। और इस पर दोस्तों आपका लगेगा जीएसटी, इस पर लगेगा दोस्तों जीएसटी एट द रेट 18%। तो 95,000 रुपीज का आपका 18% देखें गाइस, तो निकल कर आता है 17,100, 17,100 रुपए। तो 95,000 प्लस 17,100, 1,12,100, 1,12,100, 1,12,100। ये कायदे से अब इनवॉइस रेज होना चाहिए, लेकिन इनवॉइस तो ऑलरेडी रेज हो चुका है। तो व्हाट एम आई गोना डू गाइस? एनीबडी हु कैन हेल्प मी आउट? व्हिच डॉक्यूमेंट इज श्रेय राठी गोना रेज? अब मैं कौन सा डॉक्यूमेंट रेज करूंगा? क्योंकि मेरे को अकॉर्डिंग टू द इनवॉइस 1,18,000 रुपए लेने हैं, लेकिन because of the terms of the contract I had to provide him with a 5% discount, and 5% discount के बाद दोस्तों जो वैल्यू निकल कर आ रही है, that is coming out to be 1,12,100, that is the maximum amount I can receive. तो इन दिस केस मैं श्रेय राठी रेसिपिएंट को क्या डॉक्यूमेंट रेज करूंगा दोस्तों? आई विल बी रेजिंग अ क्रेडिट नोट। मैं क्या रेज करूंगा दोस्तों? क्रेडिट नोट रेज करूंगा। क्या रेज करूंगा दोस्तों? क्रेडिट नोट। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? कि भाई साहब
5,000 रुपए के वैल्यू के गुड्स की वैल्यू कम हो गई, 5,000 की वैल्यू की गुड्स कम हो गई, गुड्स की वैल्यू प्लस जीएसटी एट द रेट 18% इस पर 900 रुपए, तो टोटल निकल कर आता है 5,900 रुपए। अब आपको मुझे कम पे करने, 5,900 is what you have to pay me less as compared to the invoice value। तो जो सामने वाला इनवॉइस वो चेक काटेगा, वो मेरे लिए चेक का वैल्यू क्या होगी दोस्तों? चेक की वैल्यू होगी विल बी 1,12,100 रुपीज। अब सरकार ने कहा कि राठी जी, हम ये जो 5% वाला डिस्काउंट है ये हम तभी देंगे, इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन कि भैया ये टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट में लिखा हुआ था एंड दिस डिस्काउंट कैन बी लिंक्ड इनवॉइस वाइज, ये इनवॉइस वाइज निकाला जा सकता है और क्योंकि टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट में लिखा हुआ था। दूसरा कि द प्रोपोर्शनेट आईटीसी इज रिवर्स बाय द रेसिपिएंट। ये पॉइंट बड़ा अच्छा है, इधर ध्यान से देखिएगा। सरकार ने क्या बोला कि जब आपने श्रेय राठी जी, जब आपने रेसिपिएंट को इनवॉइस रेज करा था तो उसने 18,000 रुपए का आईटीसी क्लेम कर लिया होगा। उसने कितने का आईटीसी क्लेम कर लिया होगा? 18,000 रुपए का ऑन द बेसिस ऑफ द इनवॉइसेस। हाउएवर उसने आपको जीएसटी के नाम का कितना पे किया? 17,100 रुपए पे किया। व्हाट इज द अमाउंट दैट ही हैज पेड? ही हैज पेड ओनली 17,100। तो द क्वेश्चन दैट अराइजेस, जो क्वेश्चन अराइज होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो क्वेश्चन जो अराइज होता है वो क्या होता है? द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज कि भैया आप 18,000 का आईटीसी कैसे ले सकते हैं जब आपने 17,100 ही जीएसटी का पेमेंट किया? तो सरकार ने कहा क्योंकि आपको क्रेडिट नोट की वजह से डिस्काउंट मिल गया तो आपको जितने अमाउंट का जीएसटी में भी बेनिफिट हुआ, क्योंकि आपने 18,000 रुपए का आईटीसी ले लिया जबकि आप 17,100 पे कर रहे हैं, तो जीएसटी में जो आपको बेनिफिट हुआ दैट इज 900 रुपीज, 900 रुपए। तो वो 900 रुपए का क्या आपको, ध्यान से देखिएगा, क्या वो 900 रुपीज का आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? क्या आपको 900 रुपए का आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। द आंसर इज यस, आपको 900 रुपीज का आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। क्या समझ में आया गाइस? एवरीबॉडी गेटिंग माय पॉइंट? एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? आया ना? तो बी पॉइंट क्या बोलता है? कहते हैं हम कैश डिस्काउंट को भी, अ डिस्काउंट जो कि ऑन द डेट ऑफ रेजिंग ऑफ द इनवॉइस नहीं पता था, लेकिन क्या हम दूसरा डिस्काउंट भी माइनस कर सकते हैं? कैश डिस्काउंट भी माइनस कर सकते हैं? द आंसर टू व्हिच इज यस। After the supply has been affected, if such discount is established in terms of an agreement entered into at or before the time of supply and specifically linked to relevant invoices, and input tax credit as is attributable to the discount on the basis of document issued by the supplier has been reversed by the recipient of the supply। आ जाओ गाइस, ये वही पॉइंट है, ऊपर वाले का एनालिसिस। फटाफट दोस्तों ऊपर वाले का एनालिसिस पढ़िए। पहला वाला ट्रेड डिस्काउंट, ये हमें इनवॉइस के वक्त पता होता है। दूसरा वाला कैश डिस्काउंट। हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। ये वाला पॉइंट हुआ। आ जाओ भाई, ये तो ऊपर वाला ही पॉइंट को नीचे लिखा हुआ है, बस बॉक्स में लिखा हुआ है और कुछ बात नहीं है। नोट, नो क्लेम बोनस याद हो रहा? अरे हाँ सर, इंश्योरेंस कंपनीज वाले जो आपको डिस्काउंट के तौर पे देते हैं, बस डिस्काउंट का नाम नो क्लेम बोनस है क्योंकि आपने क्लेम नहीं मांगा था इन द प्रीसीडिंग इंश्योरेंस साइकिल। जब आपने पिछले साल गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, पिछले साल आपने गाड़ी नहीं ठोकी और गाड़ी ना ठोकने की वजह से आपने इंश्योरेंस नहीं लिया, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो सरकार ने क्या बोला? सरकार ने कहा नो क्लेम बोनस इज परमिसिबल एज डिडक्शन। No claim bonus is permissible as deduction under section 15(3)(a) of the for the purpose of calculation of value of supply of the insurance services provided by the insurance company to insured. All right, guys. Accordingly, where the deduction on account of no claim bonus is provided in the invoice issued by the supplier to the insured, GST shall be leviable on the actual premium amount. मतलब the GST shall be leviable on the net amount after the no claim bonus discount is used, payable by the policy holder to the insurance after deduction of NCB no claim bonus। ये दोस्तों ICI के कुछ एग्जांपल्स हैं गाइस। मुझे ये आप लोगों को ना दोस्तों बस रीड आउट करने हैं।
आप अभी ये पहले 3 वाले रीड आउट कर लीजिए, और ये कुछ सीबीआईसी की क्लैरिफिकेशंस वाले थे, स्टैगर्ड डिस्काउंट, बाय मोर सेव मोर, यही अपन ने किया था दोस्तों, बाय मोर सेव मोर। एक खरीदोगे तो इतना % डिस्काउंट, 2 खरीदोगे तो इतना % डिस्काउंट। तो क्या ये डिस्काउंट दोस्तों आप लोगों को ऑलरेडी पता होते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज? द आंसर टू व्हिच इज यस। अगर आपको पता है देन दैट विल बी नोन एज अ ट्रेड डिस्काउंट, और उसे आप तभी के तभी माइनस कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, आइए गाइस ऐसे एग्जांपल करिए, यूज दीस थ्री, मतलब रीड आउट दीस 3 एग्जांपल्स, फटाफट करिए गाइस, गिव मी 2 मिनट्स, आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स। ये आप अपने 3 एग्जांपल्स पढ़िए गाइस। सिंपल सा वही कंसेप्ट है कि या तो वो ट्रेड डिस्काउंट या वो कैश डिस्काउंट। अगर दोनों ट्रेड डिस्काउंट का तो अपने को पता है कि कोई कंडीशन नहीं है, बस ये होता है कि इनवॉइस के वक्त ही पता होता है। कैश डिस्काउंट में कंडीशंस है, एंड इफ द कंडीशंस ऑफ कैश डिस्काउंट्स आर सैटिस्फाइड, तो दोस्तों इन दैट सिनेरियो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। करो गाइस, मूविंग ऑन। ये दोस्तों सीबीआईसी की इजी क्लैरिफिकेशंस हैं जिन्हें आप रीड आउट कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आता हूं। Mr. Devansh purchased goods worth 4 lakh rupees from Mr. Abhinav. Since he purchased in bulk quantity, Abhinav offered a discount 10%. चलो ये तो हमें ट्रेड डिस्काउंट के तौर पे वही मिल गया, तो 4 लाख में से 10% माइनस कर दिया तो बचा 3,60,000। Further, in order to get prompt payment, जल्दी पेमेंट आ जाए, Mr. Abhinav offered 2% additional discount if the payment is made within 10 days. Determine the value of supply assuming Devansh made the payment within 10 days. तो 3,60,000 में 2% का दोस्तों और डिस्काउंट हो गया आपका, तो निकल कर आया 3,52,800. A is the correct answer, 3,52,800. नेक्स्ट गाइस, सेक्शन 15.4 एंड 15.5 कहते हैं वेयर द वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अगर आप उनको डिटरमाइन नहीं कर सकते हो under subsection 1, the same shall be determined in such manner as may be prescribed, which is the valuation rules जो फाइनल लेवल पे सीखेंगे। तो सेक्शन 15.4 हमारे लिए मतलब का नहीं है। Notwithstanding anything contained in subsection 4, the value of such supplies as may be notified by the government on the recommendation of the council shall be determined in such manner as may be prescribed। ये क्या बोला? सरकार ने बोला कि कुछ प्रोडक्ट्स जिन पर हमें लगता है कि भैया ये रेट होनी चाहिए, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई होनी चाहिए, वो हम बता देंगे। ये सरकार हमेशा अपने लिए एक रेसिडुअल पावर छोड़ देती है कि भैया कभी हमें लगे कि किसी प्रोडक्ट पर हम मिनिमम रेट ऑफ जीएसटी या मिनिमम अमाउंट ऑफ जीएसटी इतना कलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो बोल देंगे कि भैया इस प्रोडक्ट पे मिनिमम जीएसटी इतना चार्ज किया जाएगा। ऑलराइट गाइस, सेक्शन 15.4 lays down where subsection 1 is not applicable, that is if the transaction is with a related party or price is not the sole consideration, तो ये blah 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 ये फाइनल लेवल पे पढ़ोगे, वैल्यूएशन रूल्स पर के थ्रू पढ़ोगे। आ जाओ गाइस, बेकार है एनालिसिस। तो सेक्शन 15.4 15.5 इज नॉट रेलेवेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू गाइस, उसे अपन इग्नोर कर सकते हैं। आइए गाइस, क्वेश्चन नंबर 4। Black and White Private Limited has provided the following particulars relating to goods sold by it to Colorful Private Limited. क्या है दोस्तों? List price of the goods exclusive of taxes and discounts. List price of the goods exclusive of taxes and discounts. सरकार ने बोला 50,000 की, तो मतलब हमने ना अभी टैक्सेस का ट्रीटमेंट किया है ना डिस्काउंट का ट्रीटमेंट किया है। ठीक है जी। टैक्स लिवाइड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, जो म्युनिसिपल अथॉरिटी लिवाई करती है टैक्स, क्या वो जीएसटी लिवाई करती है? नहीं, वो म्युनिसिपल टैक्सेस टाइप लिवाई करती है। तो क्या हमें सारे टैक्सेस जोड़ने होते हैं अदर देन जीएसटी एंड टीसीएस? हाँ जी। सीजीएसटी, एसजीएसटी चार्जेबल ऑन द गुड्स, ये नहीं जोड़ा जाएगा, ये जीएसटी नहीं जोड़ा जाएगा। पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस अबव, तो ये जोड़ देंगे। तो अभी तक 5,000 और 1,000 जुड़ा है। अब नीचे का पैराग्राफ देखते हैं, कहते हैं ब्लैक एंड White Private Limited received 2,000 as subsidy from an NGO. 2,000 रुपए की सब्सिडी मिली है फ्रॉम एनजीओ ऑन सेल ऑफ सच प्रोडक्ट्स। अब एनजीओ क्या है दोस्तों? नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है। एनजीओ क्या है? नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है। तो ये जो 2,000 रुपए की आपको सब्सिडी मिली है, ये 2,000 रुपीज की सब्सिडी मिली है, मेरे को बताइए, एवरीबडी हैज टू आंसर मी, क्या ये 2,000 रुपए की सब्सिडी को हमें क्या करना चाहिए? सर ये नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी मिली है। अब इसका ये देखना पड़ेगा कि ये 2,000 रुपए की सब्सिडी क्या हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। कहते हैं द प्राइस ऑफ 50,000 ऑफ द गुड्स
is after considering such subsidy. मतलब हम तो ये 2000 रुपए ऑलरेडी सब्सिडी का माइनस कर चुके हैं, माइनस करने के बाद ही 50,000 रुपए आया है। तो व्हाट आर वी सपोज टू डू गाइस? नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी को अपने को क्या करना पड़ता है? अपने को नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी को ऐड करना पड़ता है। Black and White Limited offers 2% discount on the list price of the goods which is covered in the invoice for the goods which is recorded in the invoice. हाँ जी गाइस, मेरे को बताइए 2% का आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो क्या दोस्तों ये डिस्काउंट अपन माइनस कर सकते हैं? हाँ जी, ये डिस्काउंट माइनस कर सकते हैं। अब इधर देखिएगा गाइस, लेकिन ये 2% ऑन द लिस्ट प्राइस दे रहे हैं, ध्यान से देखना। लिस्ट प्राइस आपको कितनी दी गई है? 50,000 की। तो 50,000 का 2% आपको जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो कितने का दे रहे हैं? 50,000 का 2% गाइस कितना निकल कर आता है? 50,000 का 2% 1,000 रुपीज, 1,000 रुपए। तो लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स 50,000 प्लस 5,000 टैक्सेस प्लस 1,000, देखो जीएसटी नहीं जोड़ा, 1,000 पैकिंग चार्जेस सब्सिडी जोड़ दिया 58,000 और उसमें से 1,000 का डिस्काउंट मिला, तो आपका अमाउंट कितना निकल कर आ गया दोस्तों? 57,000 रुपीज निकल कर आ गया। ये आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है, इस वैल्यू पर आपको जीएसटी का रेट अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट गाइस, whether the full input tax credit is available to the recipient of supply when the recipient makes discounted payments to the supplier of goods on account of financial commercial credit notes issued to the said supplier. दोस्तों कुछ clarifications आए in related to treatment of secondary or post sale discount under GST. दोस्तों कुछ डिस्काउंट ऐसे होते हैं जिनका इनवॉइस से लेना देना नहीं होता, और अगर वो उनका इनवॉइस से लेना देना नहीं था, मतलब अग्रीमेंट में ऐसा नहीं लिखा था, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, दैट डिस्काउंट, दैट पोस्ट सेल डिस्काउंट आपके अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस कर सकते हैं। द आंसर टू विच इज अ बिग नो, आप माइनस नहीं कर सकते। द क्वेश्चन दैट अराइजेस, दोस्तों जो क्वेश्चन अराइज होता है इस सिचुएशन में वो ये है कि जब सामने वाला आपसे कोई डिस्काउंट मांगता है आफ्टर द सप्लाई हैज हैपेंड, बट क्योंकि ये डिस्काउंट ओरिजिनल इनवॉइस से लिंक्ड नहीं था, तो क्या हम दोस्तों नॉर्मल क्रेडिट नोट रेज करते हैं? नहीं, देन वी रेज अ कमर्शियल क्रेडिट नोट। कमर्शियल क्रेडिट नोट से हमने सामने वाले को ये तो बोल दिया कि भैया हम तुम्हें 2,000 का, 5,000 का, 10,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन उसमें जीएसटी कंपोनेंट पर कोई इंपैक्ट नहीं आता, उस पर जीएसटी कंपोनेंट पर कोई इंपैक्ट नहीं आता। समझ रहे हैं गाइस? तो इन दैट केस जब जीएसटी कंपोनेंट पर कोई इंपैक्ट नहीं आया, तो क्या रेसिपिएंट को अपने रिवर्स करने की जरूरत है आईटीसी को? नहीं, उसको कोई भी आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट गाइस, एवरीवन क्लियर अबाउट इट? सर हम बाद में 10,440 वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करेंगे बस, मतलब ये वाले आप 10,440 की बात कर रहे हैं। सीजीएसटी एसजीएसटी चार्जेबल ऑन द गुड्स 10,440, ये बेटा दिस इज द टैक्सेस दैट यू मस्ट हैव पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। आप जो जीएसटी चार्ज करोगे, लेट्स से 18% का जीएसटी है, तो 99% चार्ज करोगे आप ऑन 57,000 रुपीज, लेट्स से 99%, एंड दिस इज नथिंग बट आई एम अज्यूमिंग इट इज लाइक आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऑलराइट, तो आईटीसी का तो आप बेनिफिट उठाते हो ना, सीजीएसटी एसजीएसटी चार्जेबल ऑन द गुड्स, जो आपने गुड्स खरीदे थे उसका सीजीएसटी एसजीएसटी। तो सबसे पहला वाला क्लैरिफिकेशन गाइस रीड आउट करिए। कहते हैं सेक्शन 16(1), सेक्शन 16 इज व्हाट आई एम गोना हेल्प यू आउट इन टुमारो सेशन। आज अपन ने सेक्शन 15 कंप्लीट करा। तो सेक्शन 16(1) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 प्रोवाइड्स दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन shall be entitled to take credit, उसे आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। Every registered person shall be entitled to take credit of input tax charge on any supply of goods or services or both which are used or intended to be used in the course or furtherance of his business. It has been clarified that the supplier of goods can issue financial commercial credit notes, and in such cases he will not be eligible to reduce his original tax liability
ओरिजिनल टैक्स लायबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता इन केस ऑफ कमर्शियल क्रेडिट नोट और फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, as the transaction value is not allowed to be reduced on account of issuance of financial or commercial credit note. Accordingly, the tax charge from the recipient would also not get reduced. उससे कोई टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी, जीएसटी पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, और जब जीएसटी उसने कम दिया नहीं तो वो रिवर्स क्यों करेगा? Thus, it is clarified that the recipient will not be required to reverse the ITC attributed to the discount provided on the basis of financial commercial credit note issued by the supplier, as there is no reduction in the original transaction value of the supplier, and accordingly, corresponding tax liability would also not get reduced. Next, guys, issue. Whether a post-sale discount extended by the manufacturer to the dealer can be treated as a consideration in lieu of the activities performed to promote the sale of the goods. ये बहुत एक अच्छा पॉइंट आया और इससे एक जुड़ा हुआ केस सिनेरियो बन सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब लेट्स से मैं करिश्मा को सामान बेचता हूं और मैं करिश्मा से कहता हूं, करिश्मा मैंने जो सामान आपको दे रहा हूं ना, ये सामान बहुत अच्छे हैं, इनको आप दबाकर प्रमोट करना, आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करोगे, और अगर आपने मेरे से 100 प्रोडक्ट्स खरीदे, आपने मेरे से 100 प्रोडक्ट्स खरीदे इन अ मंथ, तो मैं आपको एडिशनली 5% डिस्काउंट दिलवा दूंगा। समझ रहे गाइस? तो मैं उसको, करिश्मा को पुश कर रहा हूं, यार मेरे प्रोडक्ट्स को तुम एडवर्टाइज करो, मेरे प्रोडक्ट्स ज्यादा एडवर्टाइज करोगे, मेरे प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकेंगे, मेरे ज्यादा प्रोडक्ट्स बिकेंगे तो मैं आपको इन द फॉर्म ऑफ लिटिल बिट डिस्काउंट दे दूंगा, पोस्ट सेल डिस्काउंट दे दूंगा। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट आया ना? तो क्या यहां पर जो मैं करिश्मा को पुश कर रहा हूं, आई एम इंसिस्टिंग ऑन करिश्मा टू प्रमोट माय प्रोडक्ट्स, तो क्या उसका हमारे इस पर क्या कोई ट्रीटमेंट होना चाहिए? उससे जुड़ा हुआ क्लैरिटी है। कहते हैं when dealers receive such post sale discounts they may engage in promotional activities to boost sales. क्यों? क्योंकि वो मेरा सेल क्यों करेगी? क्योंकि मैंने उसे ऑफर दिया है कि भाई अगर तुम मेरा एडवर्टाइज करते हो, मेरे प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बेचोगी तो तुम्हें 5% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। However, these activities ultimately enhance the sale of goods that the dealer themselves own. क्या इससे सरकार ने क्लियर कट बोला है, इससे सरकार ने क्लियर कट बोला है कि क्या जो डीलर है, करिश्मा है, ये उसका खुद का डिसीजन था ना कि भैया हाँ मैं राठी जी के प्रोडक्ट्स थोड़े से ज्यादा प्रमोट करूंगी क्योंकि उसमें मेरा एक एडिशनल एडवांटेज है। कोई दूसरे के प्रोडक्ट्स खरीदने आएगा, कोई स्पेसिफिकली बोलेगा यही प्रोडक्ट दो जो राठी जी नहीं बेचते, तो मैं उसे वो भी बेचूंगी। समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत नॉर्मल लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है। जब भी कोई इंसान नया अपना सामान बेचना चालू करेगा, दुकानदार के पास जाके बोलेगा ना भाई मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बेचेगा तो मैं तेरे को 5% एडिशनल डिस्काउंट दिलवा दूंगा। होता है कि नहीं? तो यहां पर जो आपका वो है ना दोस्तों, डिस्काउंट है, वो कोई इंडिपेंडेंट सर्विस जैसा नहीं है दोस्तों। इधर देखिएगा, देयर बाय इंक्रीजिंग देयर ओन रेवेन्यू, इससे करिश्मा का रेवेन्यू बढ़ेगा क्योंकि वो मेरा भी सामान ज्यादा बेच रही है। In this context, the discount merely reduces the sale price of the goods and is not linked in any independent service rendered to the manufacturer. Therefore, it is clarified that the post-sale discount offered by manufacturer to dealers in such cases shall not be treated as consideration for a separate transaction of supply of services. क्या इसे separate transaction माना जाएगा? नहीं। मैंने तो बस ये बोला था तुम मेरे ज्यादा सामान बिकवाओगी तो मैं तुम्हें 5% का एडिशनल डिस्काउंट दे दूंगा, तुमने मेरा ज्यादा बिकवाया तो 5% एडिशनल डिस्काउंट ले लो, बट दिस इज नॉट अ सेपरेट ट्रांजैक्शन। ये कोई सेपरेट ट्रांजैक्शन के तौर पर कंसिडर नहीं करा जाएगा। मतलब दिस विल बी ट्रीटेड लाइक नॉर्मल कैश डिस्काउंट जो मैं अभी तक ऊपर पढ़ा कर आया। अगर ये इनवॉइस लिंक्ड है, इनवॉइस वाइज इसको डिटरमाइन किया जा सकता है, एंड प्रोपोर्शनेट आईटीसी इज रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट। आप ये जो पोस्ट सेल डिस्काउंट है आप इसे माइनस कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने कहा however जीएसटी वुड बी लेविएबल, जीएसटी लिवाय किया जाएगा दोस्तों in cases where a dealer undertakes specific sales promotional activities such as advertising campaigns, co-branding, customization services, special sales drive, exhibition arrangements or customer support services, etc. only when such services are explicitly stated in the agreement.
अब मैंने कहा कि मैं आपको डिस्काउंट दिलवा रहा हूं इन प्रोडक्ट्स पर, लेकिन उसके बदले में आपको प्रमोशनल एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। जैसे कि मेरा एक बहुत बड़ा सा बैनर अपनी दुकान के बगल में लगाना पड़ेगा। होता है कि नहीं दोस्तों? मैं आपको डिस्काउंट दिलवा रहा हूं, लेकिन मेरी आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। जो भी आएगा आपकी दुकान में पहले उसको बैनर नजर आना चाहिए। तो क्या यहां पर आप सामने वाले से एक एडिशनल काम भी करवा रहे हो? आप अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करवा रहे हो, हाँ या ना? क्या यहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करवा रहे हो? तो यहां पर जो डिस्काउंट चार्ज किया जा रहा है दोस्तों, क्या वो अपनी एक इंडिपेंडेंट वैल्यू लेकर आ रहा है? क्योंकि भैया मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मैं तुम्हें सामान कम दाम का दूंगा, या मैं तुम्हें कोई डिस्काउंट दिलवा दूंगा क्योंकि तुम मेरी ब्रांडिंग कर रहे हो, तो इन दैट केस क्या उसको फिर एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ही मानी जाएगी, विच द डीलर इज प्रोवाइडिंग टू द मैन्युफैक्चरर। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? पहले वाले पॉइंट में तो मैंने कहा भैया तुम ज्यादा बिकवाओगे तो तुम्हारा फायदा ही फायदा है, ज्यादा बिकवाओगे तो प्रॉफिट तो कमाओगे, डिस्काउंट के तौर पर और बेनिफिट मिल जाएगा, कम पैसा देना पड़ेगा, जैसे बोलते हैं पोस्ट सेल डिस्काउंट। तो वो तो ऊपर वाला जो पहला पैराग्राफ है ये तो बिल्कुल कैश डिस्काउंट जैसा है दोस्तों। सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी वाला अप्लाई करना है। नीचे वाले केस में कह रहे हैं कि भैया हम डिस्काउंट तुम्हें तब दिलवाएंगे जब तुम हमारे प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करोगे। तो भैया ये तो एक तरीके का बिल्कुल क्लियर कट कंसिडरेशन हो रहा है। आप सामने वाले से काम करवा रहे हो, इसीलिए उसको सामान देते वक्त उसको थोड़ा सा सस्ते दाम में, एडिशनली सस्ते दाम में दे रहे हैं। तो क्या नीचे वाले केस में एडवर्टाइजमेंट आ गया? हाँ जी, विद अ क्लियरली डिफाइंड कंसिडरेशन पेबल फॉर सच अ सप्लाई। इन सच केसेस द डीलर प्रोवाइड अ डिस्टिंक्ट सर्विस, एक अलग तरीके की सर्विस दे रहा है, अदर देन ऑब्वियसली दोस्तों गुड्स तो वो खरीद ही रहा है मैन्युफैक्चरर से, टू द सप्लायर एंड अकॉर्डिंगली जीएसटी वुड बी चार्जेबल। फिर क्या उस पर जीएसटी लगेगा? हाँ जी, फिर उस पर जीएसटी लगेगा। एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर गाइस। हमारा यहां पर चैप्टर खत्म होता है गाइस। छोटा सा चैप्टर था दोस्तों, दैट हैज नाउ बीन टेकन केयर ऑफ। हमारा वो छोटा सा चैप्टर खत्म हो गया है, एंड आई होप अभी तक आप लोगों को किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम ना आई हो। मैं दोस्तों आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस करवाना चाहता हूं, देखते हैं दोस्तों कुछ अच्छे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 18 एमटीपी सितंबर 2024 सीरीज नंबर 1 का आया हुआ क्वेश्चन। अब इधर देखिएगा, कहते हैं गुरु एंटरप्राइजेस दिल्ली, a registered taxpayer made a taxable supply to Y Limited Delhi for a price of 10 lakh rupees excluding any tax or discount. Excluding any tax or discount guys, कोई टैक्स डिस्काउंट नहीं है, 10 लाख रुपए की वैल्यू। It received a price linked subsidy of 1,10,000 rupees from Jiva Enterprises Private Limited. कितने की सब्सिडी मिली? 1,10,000 की मिली। जीवा एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड मतलब एनजीओ से सब्सिडी मिली है। अगर ये 1,10,000 रुपए हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं तो ये 1,10,000 रुपए एड बैक कर दिए जाएंगे, क्योंकि नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी माइनस करना अलाउड नहीं है। तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा दोस्तों कि जो 10 लाख की प्राइस है ये आफ्टर सब्सिडी है, बिफोर सब्सिडी है। द प्राइस ऑफ 10 लाख इज आफ्टर कंसिडरिंग सच सब्सिडी, मतलब हम 1,10,000 रुपए ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, एंड जो हमें माइनस नहीं करना चाहिए था तो ये वाला अमाउंट एड बैक कर दिया जाएगा। फर्दर आफ्टर डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू वाई लिमिटेड, गुरु एंटरप्राइजेस अरेंज पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स एंड चार्ज 10,000 फॉर द सेम। क्या दोस्तों ये आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ा जाएगा? नहीं। एक बार अगर डिलीवर हो गई, डिलीवरी करते वक्त पोस्ट सप्लाई तक है, मतलब इंस्पेक्शन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आपने हैंड ओवर कर दिया, भैया अब तुम जानो, तुम्हारी मशीन जाने, तुम जानो, तुम्हारा प्रोडक्ट जाने, उसके बाद किए गए खर्चे आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं जोड़े जाएंगे। नेक्स्ट, in respect of above, Guru Enterprises had procured some raw material from X Limited for which it owed 25,000. The said amount was directly paid by Y Limited to X Limited. और वाह भैया, मुझे बताइए दोस्तों, यहां पर जो पेमेंट है वो Y Limited ने कर दी X Limited को ऑन बिहाफ ऑफ गुरु एंटरप्राइजेस लिमिटेड। क्या ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ी जाएगी? हाँ जी, दिस विल बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई।
The payment of consideration for above supply was delayed and an interest of 20,000 in lump sum. Lump sum मतलब एक hint और दे दी कि भैया this is inclusive of GST was charged by Guru Enterprises. तो 20,000 inclusive of GST है guys. तो into 100 divide by 100 plus rate of tax 112. तो 20,000 into 100 divide by 112 निकल कर आता है 17,857. 17,857. क्या क्लियर हुआ गाइस? ये आपका जोड़ दिया गया, ये देखो 17,857. ये देखो 1,10,000 की नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी जोड़ी, पोस्ट सप्लाई को नहीं जोड़ेंगे. 25,000 रुपए का पेमेंट मेड बाय द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर एंड 17,857. ये आपकी वैल्यू आ गई गाइस, उस पर जीएसटी. आ जाओ गाइस, PYQ में 2023 का क्वेश्चन. ओहो, करेंगे गाइस. वुड यू लाइक टू गिव इट अ शॉट बाय योरसेल्फ? क्वेश्चन नंबर 17. एक बार अपने आप से कोशिश करिए गाइस. Mr. Jayesh, a registered supplier in Mumbai, received the following amounts in respect of various activities undertaken by him during the month of October. हाँ जी गाइस, और इसने 5 सर्विसेज प्रोवाइड करी. डिटेल्स ऑफ इनपुट सर्विसेज मतलब ये सर्विसेज उसने ली हैं. एंड इन दिस केस गाइस, you are required to compute gross value of supplies on which GST is to be paid by Jayesh. जयेश को कौन से अमाउंट पर जीएसटी पे करना है वो हमें निकालना पड़ेगा. ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. Mr. Jayesh, registered supplier of Mumbai, received the following amounts in respect of the various services undertaken by him. Commission received as a recovery agent from NBFC. अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या दोस्तों यहां पर जयेश भाई दोस्तों एक कौन है? सप्लायर है, और ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ रिकवरी एजेंट. और किसको दे रहे हैं? एनबीएफसी को दे रहे हैं. कुछ याद आ रहा है? हम लोगों ने इससे जुड़ा हुआ एक पॉइंट पढ़ा हुआ है जहां हमने देखा है कि ये वाला केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा तो एनबीएफसी जाके सरकार को पे करेगी ना, जयेश तो पे नहीं करेगा. अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? क्या जयेश पे करेगा क्या इन दिस सिनेरियो? द आंसर इज नो. तो ये वाले अमाउंट पर कोई भी टैक्स जयेश को पे करने की जरूरत नहीं है. हमें क्या निकालना है कि ऑन विच जीएसटी इज टू बी पेड बाय मिस्टर जयेश. जयेश को कितना पे करना है? 80,000 पर वो पे नहीं करेगा. कौन पे करेगा दोस्तों? हु इज गोना पे? द एनबीएफसी. एक्शनेबल क्लेम रिसीव फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस डेटर. एक्शनेबल क्लेम्स गाइस, सर ये तो नेगेटिव लिस्ट में आता है शेड्यूल 3 में, और इसे ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज. तो इस पर भी जीएसटी नहीं है भैया, इस पर भी जीएसटी नहीं है. अमाउंट रिसीव फ्रॉम एबीसी लिमिटेड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ क्लासिकल डांस इन वन प्रोग्राम. क्लासिकल डांस एग्जेम्प्ट होता है, याद है, लेकिन सर अगर कंसिडरेशन 1,50,000 तक का हो तो एग्जेम्प्ट होता है. इन दिस केस द कंसिडरेशन इज 1,74,500. तो क्या ये एग्जेम्प्ट होगा या ये टैक्सेबल है? ये टैक्सेबल है. नेक्स्ट, उसके बाद बिजनेस एसेट्स मतलब 1,74,500 पे जयेश विल कलेक्ट टैक्स एंड डिपॉजिट टैक्स टू द गवर्नमेंट. बिजनेस एसेट ओल्ड कंप्यूटर गिवन टू अ फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व, मार्केट वैल्यू जिसकी ये है, एंड नो इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड. कोई उसने आईटीसी भी अवेल नहीं किया, तो शेड्यूल 1 पैरा 1 में नहीं आएगा. शेड्यूल 1 के पैरा 1 पहले वाले पॉइंट में था कि अगर आप परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स करते हैं तो उसे डीम्ड सप्लाई माना जाएगा व्हेन आईटीसी हैव बीन क्लेम्ड. अगर आपने आईटीसी क्लेम किया हो, यहां पर कोई आईटीसी फाईटीसी क्लेम नहीं किया है दोस्तों, तो दिस इज नॉट अ सप्लाई. नेक्स्ट, कंसिडरेशन रिसीव फॉर 1 month रेंट फ्रॉम अ रजिस्टर्ड इंडिविजुअल पर्सन फॉर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस. आपने दोस्तों रेंटिंग पर दिया है, ये याद होगा, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस एग्जेम्प्ट होता है. हाँ, अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया था फॉर यूज फॉर एनी पर्पस अदर देन रेसिडेंशियल पर्पस, जहां पर रेसिडेंट रेसिपिएंट रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है दोस्तों, वो अपना एज अ बिजनेस एक्सपेंस उसे रिफ्लेक्ट करे, तो इन दैट केस देन इन दैट सिनेरियो वो क्या होता दोस्तों? वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाता, वो टैक्सेबल हो जाता अंडर रिवर्स चार्ज.
ये वाला आपका एग्जेम्प्ट है दोस्तों, ये वाला एग्जेम्प्ट है, इस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो एक ट्रांजैक्शन जिस पर अभी तक जीएसटी लग रहा है, दैट इज 1,74,500। अब आते हैं डिटेल्स ऑफ इनपुट सर्विसेज। क्या उसने भी कोई सर्विसेज ली है? हाँ जी, एक अनरजिस्टर्ड जीटीए से फॉर वेरियस कंसाइनमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ईच कंसाइनमेंट इन अ सिंगल कैरेज वाज लेस देन 1450। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाली पहले लिमिट मैटर करती थी, अब कोई लिमिट मैटर नहीं करती। अगर आपने, क्योंकि ये जयेश भाई खुद रजिस्टर्ड पर्सन है, तो ये 7 स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं। और जीटीए ने तो क्लियर कर बोल दिया, भैया मैं अनरजिस्टर्ड हूं, मेरे से जीटीए जीएसटी की कोई उम्मीद नहीं करना। तो क्या 15,100 रुपए पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जयेश को ही टैक्स पे करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट गाइस? तो दो चीजों पर जयेश को टैक्स देना, एक 174,500 और एक 15,100। अच्छा क्वेश्चन था ना गाइस, अ गुड क्वेश्चन यार, मुझे तो अच्छा लगा। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 16 करिए, पीवाईक्यू नवंबर 2021 का आया हुआ क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 करिए। क्वेश्चन नंबर 16 करने के लिए आपको 4 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सर एक्शनेबल क्लेम पे डायरेक्ट टैक्स दिया जाता है क्योंकि जीएसटी नहीं लगता। डायरेक्ट टैक्स तब दिया जाता है अगर वो आपकी इनकम बने। डायरेक्ट टैक्स में तो इनकम टैक्स आता है, अगर इनकम है तो होगा ना, इनकम नहीं है तो वो थोड़े ना होगा। तनिष भाई, मैंने आपको 5 लाख रुपए का लोन दिया, अब आपने लोन देने से मना कर दिया, तो मैं आपके खिलाफ, ये एक एक्शनेबल क्लेम है कि मैंने आपको 5 लाख रुपए दिया, आप मुझे 5 लाख लौटाने से मना कर रहे हो, कह रहे नहीं दूंगा। तो इन दैट केस ये एक्शनेबल क्लेम है। अब इस पे इनकम टैक्स क्यों लगेगा? मैंने आपको जो 5 लाख रुपए दिए थे वही तो वापस ले रहा हूं, इसमें मेरी कोई इनकम थोड़ी ना हो। सिंपल सा लॉजिक सोचा करो बेटा। करिए गाइस, 4 मिनट देता हूं दोस्तों, फटाफट करिए। कहते हैं फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू वन ऑफ द मशीन सोल्ड बाय एसक्यूएम लिमिटेड टू एसीडी लिमिटेड इन द मंथ ऑफ February at a list price of 9,50,000 rupees exclusive of taxes and discounts. Further, additional amount have been charged from ACD Limited. 9,50,000 के अलावा एडिशनल अमाउंट क्या चार्ज किया गया? म्युनिसिपल टैक्सेस चार्जेबल ऑन द मशीन। क्या म्युनिसिपल टैक्सेस वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ा जाएगा? हाँ जी, जोड़ा जाएगा। आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस, कॉन्ट्रैक्ट वाज टू डिलीवर एट एसीडीज लिमिटेड फैक्ट्री की, हम आपकी फैक्ट्री तक पहुंचाएंगे, तो क्या आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस भी जोड़ा जाएगा? हाँ जी सर, आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस भी जोड़ा जाएगा इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, नो डाउट अबाउट इट। आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस विल आल्सो बी एडेड बिकॉज हमने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था? हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भैया हम आपके घर तक पहुंचाएंगे। तो कहते हैं एसक्यूएम लिमिटेड नॉर्मली गिव्स एन इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 days फॉर पेमेंट। After that, it charges interest at the rate 1% per month or part of the month thereof on list price. ACD's limited paid supply. ACD limited paid supply after 45 days. But SQM limited waived the interest. Oh, उन्होंने इंटरेस्ट वेव कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इंटरेस्ट आपके ऊपर चार्ज नहीं करेंगे, हम इंटरेस्ट आपके ऊपर क्या करेंगे? चार्ज नहीं करेंगे। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, क्या इंटरेस्ट से बच गए ना आफ्टर ऑल गाइस? क्या इंटरेस्ट से बच गए, हाँ या ना? तो बिकॉज इंटरेस्ट से बच गए, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड, उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। थैंक यू एवरीवन, क्लियर अबाउट इट? नेक्स्ट, SQM Limited received 50,000 rupees as subsidy from one NGO on sale of such machine. ठीक है जी। The subsidy was not linked to the price of the machinery and also not considered in the list price of 9,50,000. तो मतलब नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है, उसका इस मशीन से कोई लेना देना नहीं था, और 9,50,000 की वैल्यू करते वक्त भी हमने उस 50,000 का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। मतलब हमने 50,000 रुपए माइनस नहीं करें, और जब माइनस नहीं करें तो एड बैक भी नहीं करा जाएगा। अगर ये बोल देते कि 9,50,000 की प्राइस है आफ्टर रिडक्शन ऑफ सब्सिडी, नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी, तो हम उसे ऐड कर देते। तो इसका भी कोई पहले दो अमाउंट्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ACD Limited deducted discount of 15,000 at the time of final payment, which was not as per agreement. Agreement नहीं है, कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होगा। SQM Limited collected 9,500 as TCS.
TCS is a tax which is other than GST, but this is the only tax which is other than GST and still not added in the value of supply. फिर भी इसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं जोड़ा जाता। याद आ रहा है दोस्तों पॉइंट? Everyone clear about it, guys? So in that case, in that scenario, guys, what is gonna be the value of supply? सिर्फ दो चीजें जोड़ी जाएंगी, 45,000 and 65,000, तो 10,60,000 आना चाहिए। तनिष 1045 क्यों आ रहा है? 15,000 का डिस्काउंट दे दिया जिसमें क्लियरली लिखा है नॉट एज पर अग्रीमेंट। अग्रीमेंट तो होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, इनवॉइस वाइज लिंक्ड होना चाहिए और प्रमोशनेट आईटीसी शुड बी रिवर्स बाय द रेसिपिएंट होना चाहिए। क्या बात कर रहा है बेटा? ये ना एक छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखना दोस्तों, छोटा सा क्वेश्चन। कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ गुड्स इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एट द रेट 12%। तो 9,50,000 में ऑलरेडी 12% जीएसटी इंक्लूडेड है। तो क्या दोस्तों ये अपन 12% माइनस कर सकते हैं? क्या ये 12% आप माइनस कर सकते हो? मतलब माइनस करोगे, हटाओगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में से? हाँ, क्योंकि जीएसटी नहीं जोड़ा जाता है वैल्यू ऑफ सप्लाई में। तो ये हमने 9,50,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 112 किया तो निकल कर आया 1,01,786। ये आप 9,50,000 में से माइनस करेंगे। अब उसके अलावा दोस्तों, उसके अलावा द अबव वैल्यू ऑफ गुड्स इंक्लूड द फॉलोइंग चार्जेस। ओके, जो अबव वैल्यू है 9,50,000 में हमने ये ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है। पैकिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस, असेंबलिंग, पैटर्न मेकिंग चार्जेस एंड टेस्टिंग चार्जेस। ये इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं, ये इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं। और ये इंसिडेंटल एक्सपेंसेस क्या हम ऐड करते हैं? हाँ जी, और ये ऑलरेडी एडेड है तो इनका भी कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड बाय रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। कहते हैं ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड बाय द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। हाँ, ये जोड़ा जाएगा। एनी अमाउंट which the supplier was liable to pay but borne by the recipient, guys। क्या दोस्तों ये जोड़ा जाएगा? 7,500। हाँ जी, एवरीबडी सर, जब तक सारी कंडीशन गिवन ना हो तब तक कैश डिस्काउंट लेस नहीं करना है। हाँ जी, एक तरीके से। हाँ जी, आ जाओ गाइस। अब बाकी क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आसान हैं गाइस। एक्चुअली थोड़ा सा मेरे को ना एक आधा क्वेश्चन है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6 कर दीजिए आप लोग। 3 मिनट देता हूं क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए। आईसीआर स्टडी मटेरियल एमटीपी में 2 बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कर दो फटाफट गाइस। इजी सा क्वेश्चन है, खैर ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग तो कर दोगे गाइस। 3 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं दूंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। 3 मिनट। Shri Krishna Private Limited, a registered supplier, supplies the following information relating to goods sold by to Shri Balram Private Limited। दोनों भैया ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, छोटे भैया बड़े भैया को दे रहे हैं। प्राइस ऑफ गुड्स excluding taxes and other charges as mentioned in 3, 5 and 6। कहते हैं प्राइस ऑफ गुड्स excluding taxes, तो टैक्सेस का अभी तक ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। एंड अदर चार्जेस जो कि 3, 5 एंड 6 में मेंशन्ड है, तो 3, 5 एंड 6 का अभी तक ट्रीटमेंट नहीं करा है। ठीक है जी। और टैक्सेस का मतलब सेकंड का भी ट्रीटमेंट नहीं करा है, क्योंकि बोला है ना एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। तो म्युनिसिपल टैक्सेस क्या ये जोड़ा जाएगा? हाँ जी, दिस विल बी एडेड। इंस्पेक्शन चार्जेस क्या ये जोड़ा जाएगा? जी हाँ, ये भी एडेड करा जाएगा। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम श्री राम ट्रस्ट, सब्सिडी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द गुड्स। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इन्होंने नीचे बोला है प्राइस ऑफ द गुड्स इज नेट ऑफ द सब्सिडी रिसीव्ड, मतलब ये सब्सिडी आप माइनस कर चुके हैं, ये सब्सिडी आप माइनस कर चुके हैं। तो इन दैट केस गाइस, क्या नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है, ऐड करा जाएगा? करा जाएगा। लेट फीस, लेट फीस दोस्तों, लेट फीस फॉर डिलेड पेमेंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 1,000 की है। ओके, Shri Balram Private Limited paid the late fees. However, these charges were ultimately waived by छोटे भैया Shri Krishna Private Limited and the amount was refunded। तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। वेमेंट चार्जेस तो दोस्तों इंसिडेंटल चार्जेस हैं, जोड़े जाएंगे। तो गाइस ये आपका 169, well done तनिष्क, 1,69,000 is the correct answer।
1,69,000 is the correct answer, guys. लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लें गाइस, देखें कौन सा अच्छा वाला क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कर दो, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दोनों सब्सिडी नजर आ गई है इसलिए मैं करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 एमटीपी मई 2023, एमटीपी सितंबर 2023 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और लेट फीस भी है दोस्तों। करिएगा, इस 3 मिनट देता हूं सर। अगर लेट फीस नेक्स्ट मंथ या उसके बाद वेव ऑफ होती है तो हम उसे इंक्लूड करते हैं ना? हाँ जी करते हैं करिश्मा, बिल्कुल करते हैं, और बाद में उसका रिवर्सल ट्रीटमेंट होता, बिल्कुल, क्योंकि उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई तो अभी हो जाता ना इसी महीने में। करिएगा इस 3 मिनट। गुड पॉइंट करिश्मा। Paper Limited Delhi, a registered supplier in manufacturing, is manufacturing taxable goods on which GST is chargeable at the rate 18%. It provides you the details of taxable interstate supply made by during the month of March. List price बोला exclusive of taxes 15 लाख का. Subsidy received from the central government for supply of taxable goods at the government school exclusively related to the price, और नीचे लिखा हुआ है list price is net of the subsidies, net of the 2 subsidies. तो दोस्तों गवर्नमेंट सब्सिडी माइनस करनी चाहिए थी, माइनस कर चुके हैं, इसीलिए इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। दूसरी नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी मिली है, इसको माइनस नहीं करना था, ये कर दिया है तो ये एड बैक हो जाएगा। टैक्सेस डिवाइड बाय ये ऐड हो जाएगा म्युनिसिपल अथॉरिटी, पैकिंग चार्जेस ऐड हो जाएगा, and late fees charged by a recipient of supply for delayed payment of consideration. ये गाइस डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन है और कोई एडिशनल अमाउंट चार्ज नहीं किया गया है, मतलब वो हिंट भी दे रहे हैं कि 6,000 रुपए ही आपकी प्राइस है, तो 6,000 रुपीज इंटू गाइस 100 डिवाइड बाय 118। हाँ जी गाइस 5085। Everyone clear about it guys? ये आपकी वैल्यू आ गई, खत्म। ये आपको जोड़ना है, 6,000 नहीं जोड़ना, 5085 जोड़ना है। अब बताओ गाइस, क्या ये चैप्टर एक्चुअल में मुश्किल है? सर डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एंड नॉट लिंक्ड का मीनिंग क्या होता है? डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मतलब इसी प्रोडक्ट से जुड़ी हुई मिली है, और नॉट लिंक्ड मतलब इस प्रोडक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है। सिंपल। मजा आया गाइस? ऐसे सेशंस अच्छे होते हैं, सुबह चालू करो खत्म करो, साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी निपटाओ।